जय हिंद साथियों। संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीटेड 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें सीडीपी के पोर्शन में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा सीधा। पहला क्वेश्चन आप लोग का, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। तो कई बार हम बता चुके हैं, लर्निंग चैप्टर में ही बता चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें भी सेम ही क्वेश्चन था। और 2014 में 2016 में भी सेम वही क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है। तो जब किसी एक काम में हम कुछ ज्ञान ले लिए हैं और फिर दूसरा काम या दूसरी परिस्थिति में हम कुछ काम कर रहे हैं, तो पहले परिस्थिति में जो भी हम सीखे हैं उससे चाहे इसमें हानि हो चाहे इस दूसरे काम में उससे लाभ हो, दोनों ही परिस्थिति में अगर इससे चाहे हानि हो रही है चाहे लाभ हो रहा हो, चाहे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कि अधिगम का स्थानांतरण या सीखने का स्थानांतरण। जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरे परिस्थिति में उसका उपयोग हो तो उसे कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण या सीखने का स्थानांतरण। जैसे साइकिल चला के आप लोग मोटरसाइकिल चलाओगे तो भी अधिगम का स्थानांतरण है, ठीक है ना। बॉल बॉल फेंकना यदि आपको आ रहा है और दोबारा फिर जाके आप आम तोड़ रहे हो ढेला मार के, वहां भी आप बॉल फेंकना सीखे हो और फिर बॉल फेंक के ही आम तोड़ रहे हो, तो जो आप बॉल फेंकना सीखे हो उसका कहीं ना कहीं जो निशाना वगैरह लगाना है, उस सारी परिस्थितियों का, उस सारे आइडिया का आप प्रयोग कर रहे हो आम तोड़ने में, तो वहां भी अधिगम का क्या होगा, स्थानांतरण होगा, ठीक है ना। इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, किस प्रकार से बांटा गया, सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो सीखने का स्थानांतरण। दूसरा है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है वो सीखना या अधिगम। अधिगम इसी सीखने का ही टेक्निकल नाम है शिक्षा मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम। अधिगम किसे कहते हैं, तो अधिगम बार बार बता चुके हैं, खैर यहाँ भी देख लेते हैं। अधिगम क्या है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है बाबू, व्यवहार में परिवर्तन है। और परिवर्तन कैसा होना चाहिए, परिवर्तन अस्थाई होना चाहिए। अस्थाई तो तीन कारणों से, अभ्यास, अनुभव या प्रशिक्षण, इन तीनों में से किसी भी एक के द्वारा यदि व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो वो व्यवहार परिवर्तन अस्थाई होगा, और व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। क्वेश्चन है आपका, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। देखो, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हो या अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हो या प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हो, ये सब परिवर्तन क्या कहलाता है आपका, अधिगम। अधिगम या सीखना, इंग्लिश में इसी को कहते हैं लर्निंग। तो क्या हो गया, अधिगम ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन आपका स्मृति, मेमोरी। मेमोरी क्या है, तो मेमोरी जो कुछ भी हम बाह्य जगत से ज्ञान लेते हैं हमारे चेतन मन में ज्ञान जाता है और एक प्रतीक चिन्ह के रूप में चेतन मन में कुछ दिन तक रहता है, बाद में उस अचेतन मन में वो चला जाता है। अचेतन मन से पुनः उसको चेतन मन में लाने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, स्मृति कहलाती है। प्रेरणा क्या है, प्रेरणा व्यक्ति की उत्तेजित दशा है या व्यक्ति को अंदर से जो भी व्यवहार परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, प्रेरणा, ठीक है ना। मोटिवेशन, मोटिवेशन मूवर शब्द से बना है जिसका मतलब होता है गति करना। जब व्यक्ति अंदर से गति करता है तो वही क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा। चिंतन क्या है, चिंतन, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन आपका इसका जाएगा सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, सीखना या अधिगम। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आकृतियों को स्तंभ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। तो सांख्यिकी स्टेटिस्टिक्स में जब आवृत्तियों को हम स्तंभ स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करते हैं वो उसे कहते हैं स्तंभाकृति या हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, ठीक है ना, हिस्टोग्राम स्पेलिंग आप लोग देख लेना एक बार।
तो सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो स्तंभाकृति या हिस्टोग्राम कहलाता है। अगला है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बुद्धि का अधिकतम विकास, देखो बहु, इस बाल विकास में हम लोग को गर्भावस्था का अध्ययन करना होता है, फिर जन्म के बाद शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और किशोरावस्था, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान करता है और उसके अंतर्गत अभिवृद्धि एवं विकास सारे पक्षों का ये अध्ययन करता है। क्वेश्चन है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? वह बुद्धि का अधिकतम विकास जो होता है वो शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का प्रारंभ। सीटेट में ही देखोगे तो 2 से 3 वर्ष या 2 वर्ष माना जाता है, क्योंकि शैशवावस्था का इंग्लिश होता है इन्फेंसी। इनका मतलब नहीं, फैंसी का मतलब बोलने में, यानी इन्फेंसी का अर्थ हो गया बोलने में असमर्थ की अवस्था, और जन्म से 2 या 3 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें बच्चा बोलने में असमर्थ होता है, यानी शाब्दिक रूप से जिसका अर्थ निकले या एक सार्थक शब्द बोलने में 2 वर्ष तक असमर्थ होता है, उसके बाद वो बोलना शुरू कर देता है। तो 2 से 3 वर्ष भी देता है और 5 से 6 वर्ष भी देता है। अगर 2 से 3 वर्ष ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग 5 से 6 वर्ष की अवस्था में जाएंगे। तो बुद्धि का अधिकतम विकास जो होता है वो शैशवावस्था में होता है। और इसी से संबंधित सिगमंड फ्रायड का एक बहुत ही फेमस कथन है कि बच्चे को भविष्य में जो कुछ भी बनना होता है अपने प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में वो बन जाता है। पता क्या चला कि बुद्धि का सबसे अधिक विकास जो हो रहा है वो किस अवस्था में हो रहा है? शैशवावस्था में ही हो रहा है, ठीक है ना। बच्चा कुछ थोड़ा बहुत बाल्यावस्था में होता है और किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। तो किस अवस्था में अधिकतम विकास होता है बुद्धि का? तो शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु मतलब 0 से 5 या 6 वर्ष की अवस्था तक बच्चे का व्यवहार किस पे आधारित होता है? तो बच्चे का जो अधिकांश व्यवहार है वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, या उसका व्यवहार हम लोग कह सकते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक मतलब मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति होती क्या है? तो एक होता है मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, एक होता है अनुक्रिया और एक होता है प्रतिक्रिया। अनुक्रिया क्या है? किसी स्टिमुलस या उद्दीपक के प्रति की जाने वाली क्रिया अनुक्रिया कहलाती है। जैसे अगर हम किसी बच्चे को बुला रहे हैं, बाबू इधर आओ, बाबू इधर आओ, नहीं आ रहा है, हम क्या तुमको पैसा देंगे, तो पैसा दे के जैसे हम बुलाए तो पैसा दे क्यों आया? तो वो शुरू में आ नहीं रहा था, हम पैसा दिखाए, पैसा दे के वो क्रिया किया और आ गया, यानी पैसा उद्दीपक है और उसके प्रति उसने जो क्रिया किया वो क्या है? अनुक्रिया है। मतलब उद्दीपक क्या है? उद्दीपक वह कारक है जो प्राणी को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। अनुक्रिया क्या है? किसी उद्दीपक के प्रति की जाने वाली अनुक्रिया क्या है? की जाने वाली क्रिया अनुक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। तो प्रतिक्रिया है क्या है? क्रिया के प्रति की जाने वाली क्रिया, क्रिया के प्रति की जाने वाली क्रिया क्या है? प्रतिक्रिया है। जैसे अगर हम किसी को मार दिए और तुरंत धाए से उधर से वो भी मार दिया, तो हम जो मारे ये क्रिया थी, हमारी मारने की वजह से वह मारा तो उसकी प्रतिक्रिया थी। यानी प्रतिक्रिया करने के लिए सामने से क्रिया होना जरूरी है, अनुक्रिया करने के लिए सामने उद्दीपक का होना जरूरी है। और मूल प्रवृत्ति जो होती है जिसको हम लोग सहज क्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है ना, बहुत अंतर नहीं है, सहज क्रिया भी कह सकते हैं। ये जो होती है ये जन्मजात क्रियाएं होती हैं, जन्मजात क्रिया। प्रत्येक प्राणी जो जन्म लिया है वो जो भी क्रियाएं करता है मूल रूप से वो सब क्या कहलाती हैं? मूल प्रवृत्ति या सहज क्रिया। जैसे जो भी जन्म लिया है रोएगा, तो रोना क्या है? मूल प्रवृत्ति है। जो भी जन्म लिया वो चलेगा, चलना क्या है? मूल प्रवृत्ति है। हंसना, खाना, रोना, सोना, दौड़ना, चलना, फिरना, ये सब क्या है? मूल प्रवृत्ति है या सहज क्रिया है।
शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है तो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। बच्चा अगर छोटा मोटा है, उसको भूख लगी है, बोलने की स्थिति में नहीं है, तो रोएगा। आप लोग देखते नहीं हो मोहल्ले में किसी का लड़का या घर ही में अगर खिला रहे हो के चिल्लाने लगा, तुरंत उसके माँ कहती ए बहू अल्लाह ओके तनी दे दी बटलिया, भुखाइल है। अगर उसको सोना है, तब वो आप अगर उसको लेके भुलवा रहे हो तो वो रोएगा, तब मम्मा समझ जाएगी ए बहू वो सूता नहीं है ना, अल्लाह उसको सुला दे। मतलब सोना हो तब भी मूल प्रवृत्ति रोएगा, अगर उसको भूख लगी है तब भी रोएगा। यहाँ तक कि अगर उसको कुछ नित्य क्रिया भी करना है तब भी वो रो के संकेत देता है। मतलब उसका जो भी व्यवहार होगा सब मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। अब पूरे शैशवावस्था तक यही होता है, ठीक है ना। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है तो मूल प्रवृत्ति पर, ना कि वास्तविकता पर, नैतिकता पर और ध्यान पर नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में इन्होंने जो अपना प्रयोग किया, वो प्रयोग किए थे वनमानुष पे। वनमानुष जिसको हम लोग चिंपैंजी भी कहते हैं, चिंपैंजी, चिंपैंजी। इन्होंने उसका नाम दिया था सुल्तान। सुल्तान नाम के एक वनमानुष पे किया था सुल्तान। और कहाँ पे किए थे, तो कैनरी द्वीप पे, कैनरी द्वीप पे। और इन्होंने वनमानुष को क्यों चुना, क्योंकि जानवरों में सबसे बुद्धिमान जानवर जो माना जाता है वो वनमानुष ही माना जाता है, ठीक है ना। ऐसा कहना भी है भूगोल का या इतिहासकारों का कि व्यक्ति हम लोग होमोसोपियंस या जो भी है, आदमी से पहले जो वनमानुष थे, तो इसी प्रजाति के वनमानुष थे हम लोग, जो कि अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने अपने प्रयोग किस पे किया, तो वनमानुष पे किया। प्रयोग भी देख लिया जाए, इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, वनमानुष को या इस सुल्तान को, वनमानुष नहीं सुल्तान कहेंगे, सुल्तान को एक पिंजड़े में बंद कर दिया। ये पिंजड़ा है और इस पिंजड़े में इन्होंने बंद करके ऊपर इसकी छत की सीलिंग से इन्होंने केला लटका दिया। केला लटका दिया। फिर अंदर केला इतनी हाइट पे था कि वनमानुष इसको अपने हाथ से नहीं पा सकता था। उसके लिए इन्होंने यहाँ पे बक्सा रख दिया। अब ये उछलता है, कूदता है, केले को प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन जब नहीं प्राप्त कर पाता है तब थक कर बैठ जाता है। अचानक इसके दिमाग में आहा अनुभव आता है, यानी इसको सूझ आती है। और सूझ के द्वारा ये क्या करता है, इसको धक्का दे के इसके नीचे लाता है, इस पे चढ़ के उस केले को प्राप्त कर लेता है। इन्होंने कहा कि अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के जो भी संज्ञानवादी सिद्धांत दिए हैं, उन लोग का कहना है, कोहलर हो गए, कोफका हो गए, और इन लोग का कहना है कि जो अधिगम होता है वो धीरे धीरे ना होके अचानक होता है, और उसको इन्होंने आहा अनुभव कहा है। इन्होंने कहा कि अधिगम जो होता है वो किसी उद्दीपक को रख के अनुक्रिया करा के नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण समस्यात्मक परिस्थिति जब प्राणी के सामने प्रस्तुत की जाती है तो प्राणी उस पूरी समस्या को एक साथ देखता है, और फिर जब उसके अंदर सूझ आती है तुरंत सीख लेता है कैसे इसका समाधान करना है, ठीक है ना। तो इन्होंने अपना प्रयोग वनमानुषों के पे किया। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च फिलर होगा बीच में होंगे। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में, यहाँ फिलर है बाबू, में ये भी उच्च होंगे। क्या सृजनशीलता भी उच्च होगी, अध्ययन भी उच्च होगा, विश्लेषण करने की क्षमता भी उच्च होगी, या अच्छे अंक प्राप्त करने की क्षमता भी उच्च होगी। आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में। तो देखो भाव, उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में जरूरी नहीं है कि वो लोग उन लोगों में क्रिएटिविटी भी हाई लेवल की हो। क्रिएटिविटी होती क्या है, क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता, सृजनात्मकता, सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब होता है नए तरीके से काम करना, नए तरीके से कार्य करने की क्षमता से कार्य करना, ठीक है ना। इसको हम लोग अपने देसी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं, जुगाड़, 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 ठीक है ना। क्रिएटिविटी जहां भी आए जुगाड़ आप लोग मान लो।
यानी नवीन तरीके से, एकदम नए तरीके से काम करने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है? क्रिएटिविटी। ये जो क्रिएटिविटी होती है वो बुद्धि से तो सकारात्मक संबंध रखती है, सृजनात्मकता बुद्धि से पॉजिटिव सहसंबंध होता है, सहसंबंध। लेकिन इस सृजनात्मकता का शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता कहें या बुद्धि लब्धि कहें, बुद्धि लब्धि कहें, इससे नकारात्मक सहसंबंध होता है। मतलब जिसके अंदर जुगाड़ लगाने की क्षमता होगी उसमें बुद्धि का होना जरूरी है, क्योंकि इससे ये पॉजिटिव सहसंबंध है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो पढ़ने में तेज हो, जो पढ़ने में खूब तेज हो, उसके अंदर भी जुगाड़ करने की क्षमता या सृजनात्मकता या नए तरीके से सोचने की क्षमता हो। तो कथन कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में सृजनात्मकता भी उच्च होंगे, सृजनात्मकता भी उच्च होंगे। ठीक है ना? क्रिएटिविटी ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि, नवीनता, रुचि या आकार। देखो वो ध्यान केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा है ना, अवधि का मतलब होता है समय, समय, नवीनता, रुचि या आकार। किस वजह से बच्चा, किस आंतरिक कारक की वजह से बच्चा ध्यान एक जगह केंद्रित करेगा? समय है उस वजह से, नवीनता की वजह से, रुचि की वजह से या आकार की वजह से। तो देखो किसी भी चीज पर बच्चा ध्यान तभी केंद्रित करेगा जब उसका उस पर इंटरेस्ट रहे, जब उसकी उसमें रुचि रहे। अगर जिस चीज में उसकी रुचि है उसमें वो ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, तो केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होगी? रुचि। अच्छा, यही रीजन है कि आप लोग जब शिक्षण कौशल पढ़ोगे तो उसमें आप लोग को एक कौशल पढ़ाया जाएगा, प्रस्तावना कौशल। इस प्रस्तावना कौशल को बताने का मेन उद्देश्य भी यही होता है कि बच्चों के अंदर रुचि पैदा कर दिया जाए। आपके प्रकरण के प्रति बच्चों में रुचि पैदा करने के लिए ही प्रस्तावना कौशल सिखाया जाता है। बच्चे को यदि भोजन के बारे में बताना हो या ऊर्जा के बारे में बताना हो तो पहले ऊर्जा हम पढ़ाएंगे, बच्चा ऐसा नहीं बताना है। पहले कहना है बहुत लोग, सब लोग खाना खा के आए हो, हाँ खाना क्यों खाते हो? ताकि हम लोग के ताकत रहे, ताकत को ही कहते हैं ऊर्जा। मतलब उसके व्यवहारिक जीवन से ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि जो आके केंद्रित कर दें उन लोग के प्रकरण पे। उससे वो लोग क्या करेंगे, एकदम ध्यान केंद्रित करके बैठ के देखेंगे कि अच्छा ऐसी बात है, ये ऐसा क्या होता है। ठीक है ना? तो आंतरिक दशा क्या होती है? रुचि। अगला है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? स्मृति के मापन के लिए प्रत्याह्वान विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिकॉल, रिकॉल मेथड, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन, स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? तो देखो अब स्मृति होती क्या है, आप लोग से पिछली क्लास से ही चर्चा करते आ रहे हैं। स्मृति कुछ नहीं होती है, कि स्मृति कुछ नहीं है, बस नाक, कान, आंख, जिह्वा एवं त्वचा, ज्ञानेंद्रियां जो हम लोग के पास हैं, इन ज्ञानेंद्रियों से ही हम लोग को इस बाह्य जगत का ज्ञान होता है। इस बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हम लोग को पता चलता है कि बाहर क्या हो रहा है, इन्हीं 5 चीजों की वजह से पता चलता है। हमको कोई बुला रहा है, कान से पता चला। कोई हमारी तरफ आ रहा है, आंख से देख के पता चला। कुछ स्मेल कर रहा है, नाक से। स्वाद कैसा है, नमकीन है, खट्टा है, तीखा है, मीठा है, कैसा है, जबान से। कोई हमको पेन कोच दिया है, चींटी काट ली है, हड्डा मार दिया है, मधुमक्खी छेद दी है। इन सब का ज्ञान किससे होता है? त्वचा से। मतलब इस पूरे बाह्य जगत का ज्ञान इन 5 चीजों से होता है, नाक, कान, आंख, जिह्वा एवं त्वचा। इनके द्वारा मस्तिष्क में हम लोग के पास जो सूचना जाती है वो एक प्रतीक चिन्ह के रूप में चेतन मन में जाती है, पहले चेतन मन में, और यहीं पे इसका कॉन्सेप्ट बनता है, इसी का कॉन्सेप्ट बनता है। अब कुछ दिन के बाद ये बातें या ये जो प्रतीक चिन्ह बना, ये कॉन्सेप्ट जो बना, वो अचेतन मन में चला जाता है। तो सूचनाओं को अचेतन मन से पुनः चेतन मन में लाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है बाबू। इस स्मृति में कह रहा है कि मापन के लिए किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता? तो स्मृति मापन के लिए कुछ याद करने के लिए कहा जाता है, रिकॉल करने के लिए। अगर रिकॉल करने में आप सफल हो जाते हो तो मापन हो जाता है कि हाँ इसकी स्मृति ठीक ठाक है। तो इस ये तो सही है कि मापन में इसका उपयोग किया जाता है। तार्किक विधि, लॉजिक, लॉजिक के लिए कुछ याद नहीं करना पड़ता।
तत्काल वही पूरी परिस्थितियों को देख कर ही उसी के पीछे रीजन या लॉजिक देना होता है। तो इसमें बाबू तार्किक विधि में आपकी स्मृति का कोई भूमिका नहीं होती है। पहचान विधि कुछ चीज दिखा के कहा जाता है कि इनको पहचान रहे हो, अगर आप पहचान लिए तो कहा जाता है कि हाँ आपकी स्मृति ठीक है, इससे पहले आप वहां मिले थे। नहीं पहचान पाते हो तो आपकी बुद्धि का मापन हो जाता है, सॉरी स्मृति का मापन हो जाता है कि आपकी स्मृति थोड़ा कमजोर है। पुनः सीखना विधि कुछ सिखा के अब कुछ दिन बाद फिर कहोगे इसको सीखो, उससे भी आपकी स्मृति का पता चलता है कि आप पहले सीखी हुई चीजों को कितने देर तक अपने पास रख सकते हैं, यानी आपकी स्मृति का मापन हो जाता है। मिला जुला के ये तार्किक विधि जो है ये स्मृति के मापन के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? ठीक है ना, TAT थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका विकास जो किया गया था बाबू CD मॉर्गन एंड HA मुर्रे, CD मॉर्गन एंड HA मुर्रे। देखो मुर्रे कहीं कहीं MURRI मुर्रे, कहीं कहीं इसको मरे पढ़ा जाता है, कोई कहीं मुर्रे पढ़ता है, जैसा प्रोनाउंसिएशन आप लोग कर ले जाओ, ठीक है ना। अलग अलग किताबों में भी कहीं मुर्रे देखोगे कहीं मरे दिखोगे, तो उससे बहुत प्रभावित नहीं होना है। तो ये जो टेट का परीक्षण है ये किसने दिया था या प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन सिगमंड था, ये सिगमंड मरे हॉर्समैन या बैलक। तो CD मॉर्गन एंड मुर्रे इन दोनों लोग का नाम आता है। तो मर्रे शब्द दिया है, यानी मुर्रे महोदय ने इस TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किया था। अच्छा, ये TAT है क्या? यह एक प्रकार का टेस्ट है बउआ, और इस टेस्ट के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है, व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। इस टेस्ट के अंतर्गत टोटल 31 कार्ड होते हैं, 31 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 30 कार्ड रंगीन या किसी न किसी की चीज का चित्र होता है, रंगीन होते हैं थोड़ा ब्लैक टाइप के, और एक सादा होता है। और इन्हीं कार्ड को दिखा के मान लीजिए किसी का आप लोग से में ही किसी के व्यक्तित्व का पता लगाना है, तो वो आपको हम फोटो दिखाएंगे 31 कार्ड में से कोई भी एक आपसे पूछेंगे इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। आपकी रुचि, आपका व्यक्तित्व या आपकी पर्सनालिटी जिस प्रकार की होगी आपको उसी तरह का ही उसमें चित्र दिखेगा, और आप उसी की व्याख्या करोगे। आपके व्याख्या के द्वारा ही आपके व्यक्तित्व यानी आपकी पर्सनालिटी का पता लगाया जाता है, ठीक है ना। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, शॉर्ट में इसको कहते हैं TAT। इसका विकास किसने किया? तो मॉर्गन एंड मुरे। मुरे का नाम ज्यादा आता है, मॉर्गन भी साथ में पीछे पीछे लगे थे, लिविर सहयोग दे रहे थे, ठीक है ना। अगला है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? पहला है विषय केंद्रित शिक्षा, मतलब जो विषय है उसको किसी भी हाल में याद करा देना है, इस पे केंद्रित किया जाता है, इसका योगदान है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा कि मतलब जो शिक्षक पढ़ा रहा है वही सही है, पूरी की पूरी पढ़ाई शिक्षक के ही आसपास घूमे, क्या ये योगदान रहा। क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा, तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो बाल केंद्रित शिक्षा रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा है क्या? शिक्षा वो है जो व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित शक्ति को ही बाहर निकाले। हमारे अंदर जो शक्ति अंतर्निहित है उसी को यदि बाहर निकाला जा रहा है तभी शिक्षा है। हमारे अंदर अगर मैथ पढ़ने का की क्षमता है, हम मैथ में इंटरेस्टेड हैं, हमको जबरदस्ती अगर साइंस पढ़ाया जा रहा है तो हमको शिक्षा नहीं दी जा रही। वो अगर कोई बच्चा अधिकारी बनने की अभिलाषा रखता है, उसका उसमें इंटरेस्ट है, तो उसको उसी क्षेत्र की पढ़ाई कराई जाए। आप अधिकारी ना बना के, तैयारी ना करा के उसको आप इंजीनियर बनाने के लिए भेज रहे हो, तो आप उसको शिक्षा नहीं दे रहे हो, कहीं ना कहीं आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हो। 2 साल 4 साल बाद जब वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, घर वालों के द्वारा स्पेशल जो उन लोग की देखेगा कि आकांक्षा इन लोग की क्या है, तो कहीं ना कहीं आत्महत्या वो कर ही लेगा। या बच्चा इंजीनियर बनना चाह रहा है, आप उसको डॉक्टर बनाना चाहो, वो भी शिक्षा नहीं है। तो वही है बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब, बालक के अंदर जो क्षमता है उसी का बाहर विकास किया जाए, वही शिक्षा है। और इस पे
सबसे बड़ा योगदान किसका है? मनोविज्ञान का है। मनोविज्ञान ने इस बात को खूब बेहतरीन ढंग से सीखा, जाना और पहचाना, तब जाके कहा कि शिक्षा विषय केंद्रित नहीं होना चाहिए, शिक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए, क्रिया केंद्रित तो हो लेकिन पूर्ण रूप से बाल केंद्रित हो। बाल केंद्रित होने की वजह से वो क्रिया केंद्रित हो रही है, क्योंकि बालक को क्रिया करना ज्यादा पसंद होता है, ठीक है ना। तो बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे बड़ा योगदान है बाबू, ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अच्छा सॉरी, वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। वृद्धि और विकास का सिद्धांत आप लोग को हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें अभिवृद्धि और विकास में होता क्या है? निरंतरता का सिद्धांत पहला है। देखो, निरंतरता का सिद्धांत पहला, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत से मतलब निरंतरता, अभिवृद्धि और विकास जो होती है वो ऐसा होता है कि लगातार हर घंटा, हर मिनट, हर समय, मतलब अभिवृद्धि और विकास के लिए ऐसा नहीं है कि फलाने मौसम में अभिवृद्धि और विकास होगी, फलाने मौसम में नहीं होगी। अभिवृद्धि और विकास का नियम है कि ये जो होगा वो हर घंटा, हर दिन, हर समय, हर सेकंड अभिवृद्धि और विकास चलता रहता है, ठीक है ना। दूसरा है वर्गीकरण का सिद्धांत। तीसरा समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत से तात्पर्य है कि व्यक्ति का जो अभिवृद्धि और विकास होता है, पहले पूरे अंग का विकास होगा, फिर उस अंग के विभिन्न अंगों का, उप अंगों कह सकते हो, पहले पूरे अंग का विकास होगा और फिर उसके विभिन्न अंगों में विकास होगा। यानी हमारा पहले हाथ चलना शुरू होगा, हाथ चलने के बाद तब अंगुलियां चलना प्रारंभ होंगी। आप लोग को याद होगा बचपन में हम लोग खाना कैसे खाते थे? ऐसे थाली में लेते थे, मुंह में डालना होता तो ऐसा पूरा पोत पात लेते थे। क्यों? क्योंकि क्योंकि तब हाथ का विकास हो चुका था, लेकिन अंगुलियों का विकास नहीं हुआ था। एक समय आया धीरे धीरे, पहले ऐसा खाते थे, फिर हाथ से उठा के ऐसा डालना शुरू किए, अब फिर उंगलियों से उठा के मुंह में डालना शुरू किए। यही है समन्वय का सिद्धांत। मतलब पहले पूरे शरीर में, पूरे शरीर का विकास, फिर उसके विभिन्न अंगों का विकास होता है। यह समन्वय का सिद्धांत। अगला आपका व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता का सिद्धांत, इंडिविजुअलिटी। यानी इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का अभिवृद्धि और विकास जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से होता है। ऐसा नहीं है कि एक के मोहल्ला में दो लड़का लोग एक दिन या एक दो दिन के अंतर पे पैदा हुए तो दोनों लोग एक के साथे बढ़े, एक के साथे चलना प्रारंभ करें, एक के साथे दांत निकले, एक के साथे बोलना शुरू करें, एक के साथे बकैया चलना शुरू करें, ये जरूरी नहीं है। अभिवृद्धि और विकास हर एक व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल होती है, सबकी पर्सनल होती है, ठीक है ना। तो ये भी अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत है, ये भी सिद्धांत है, ये भी सिद्धांत है। वर्गीकरण का सिद्धांत ये विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अंतर्गत ये भी आता है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत है अभिवृद्धि और विकास में। समान प्रतिमान, समान प्रतिमान के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक प्राणी अपने पूर्वजों के समान ही अभिवृद्धि और विकास करता है। ऐसा नहीं कि बिल्ली है, अब बिल्ली है, वो बड़ी हो के अभिवृद्धि और विकास ऐसा हो जाए कि कुत्ता बन जाए। चूहा है, चूहा का अभिवृद्धि और विकास ऐसा हो कि बिल्ली बन जाए, ऐसा नहीं है। यही है कि समान प्रतिमान का मतलब अपने पूर्वजों के समान ही अभिवृद्धि और विकास होगा, उनसे अलग नहीं होगा। मिला जुला के इसका वर्गीकरण का सिद्धांत विकास के सिद्धांत में नहीं आता है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? अभी भी डिस्कस किए हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान जो होता है, पाठ प्रस्तावना यानी प्रस्तावना कौशल जो होता है, उसको सीखने के किस नियम पर आधारित है? पहला प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या साहचर्य का नियम। बताओ, ये पाठ प्रस्तावना क्यों कराया जाता है? पाठ प्रस्तावना इस वजह से कराई जाती है कि बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न आ जाए, और जब रुचि उत्पन्न हो जाएगी बाबू, तो उन लोग के अंदर उस चीज को सीखने और पढ़ने के लिए तत्परता आ जाएगी। और ये तत्परता लाने के लिए ही पाठ प्रस्तावना सोपान का नियम लाया जाता है, ठीक है ना। यानी कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान जो है सीखने के तत्परता के नियम पर आधारित होता है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? संप्रत्यय निर्माण, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या होगा बाबू? तो देखो, सूचनाएं हम लोग को पहले पहुंचेंगी तब है ना संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट बनेगा। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मेकिंग का प्रथम चरण या प्रथम स्टेप क्या है? नाक, कान, आंख, जीभ एवं त्वचा से जो भी सूचनाएं जा रही हम लोग के पास, उसका जब प्रत्यक्षीकरण होता है, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण का मतलब उसका नाम जान लो,
या उसको पहचान लो या उसकी व्याख्या कर ली जाओ, यही सब क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण होने के बाद ही वो कॉन्सेप्ट हम लोग को दिमाग में सेट होता है, ठीक है ना। तो पहला चरण क्या है? प्रत्यक्षीकरण। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया। प्रेक्षणात्मक अधिगम का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था वो प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, ये दिया गया था अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। बंडूरा, बंडूरा। इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो कुछ भी देखता है वही सीखता है। इसके लिए इन्होंने अपना प्रयोग भी किया कि बच्चों को एक फिल्म दिखाई, उसके बाद उन लोग को पार्क में ले गए, समान वही वही सेम परिस्थितियां वहां भी देखने को पाए बच्चे। तो मूवी में जो प्रतिक्रिया देखे थे कि उन लोग के साथ जो कर रही है वो गुड़िया के साथ, वो डॉल प्रयोग नाम है इनका, सेम बच्चे भी वो उस पार्क में सेम परिस्थितियां पाके वैसा ही व्यवहार करते हैं। एक दूसरी मूवी दिखाई, पहले वाले में क्या था कि गुड़िया को बच्चे पीटते हैं मूवी में, इन लोग को जब पार्क में ले गए बच्चों को तो वहां भी सेम वही उसी प्रकार की गुड़िया दिखी, और टकराने पे बच्चे उसको पीटते हैं, क्योंकि वो लोग मूवी में देखे थे थिएटर में कि गुड़िया से टकराने के बाद बच्चे पीट रहे हैं। एक दूसरी मूवी दिखाई इन्होंने, उसमें गुड़िया के साथ कुछ बच्चों को दिखाया गया कि जा रहे थे, टकराने के बाद उसके साथ मिलकर खेलने लगते हैं, हाथ मिलाते हैं, और जब पार्क में उन बच्चों को ले जाया गया तो बच्चे भी सेम वही प्रक्रिया दोहराए, उनके साथ खेले कूदे। वो बच्चे दूसरे थे, ये बच्चों का ग्रुप दूसरा था। और उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने कहा कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, यानी प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत या संप्रत्यय कह सकते हो, इसको सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कह सकते हो। अल्बर्ट बंडूरा महोदय इन्होंने इसको दिए हैं। अल्बर्ट बंडूरा वही शायद 2019 या 20 में अभी इनका डेथ हुआ है, अल्बर्ट बंडूरा महोदय का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया? प्रभाव का नियम। तो अधिगम के नियम किसने दिए? आप लोग को पता होना चाहिए, थॉर्नडाइक महोदय दिए थे। अपने संबंधवाद के सिद्धांत के आधार पर दो प्रकार के नियम दिए, पहला मुख्य नियम और दूसरा गौड़ नियम। गौड़ नियम, मुख्य नियम कितने हैं? तो 3। पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है बाबू तत्परता का नियम, और तीसरा है लल्ला प्रभाव का नियम। इस प्रभाव के नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। संतोष या असंतोष का नियम। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन था प्रभाव का नियम किसने दिया? प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया। अगला क्वेश्चन है अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अवधान का मतलब होता है अटेंशन। अटेंशन, अटेंशन के आंतरिक तथा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अटेंशन मतलब ध्यान। अच्छा, हम लोग ध्यान किसी चीज पे क्यों देंगे? दो रीजन हो सकते हैं कि जो रखी हुई चीज हो जो बड़ी बढ़िया लग रही हो हमको, पुरस्कार हो, या लाइट आ जा रही हो तो हम ध्यान देंगे उधर, या बहुत तेज कोई आवाज हो रही हो। दूसरी बात क्या हो सकती है कि हमारा जो इंटरेस्ट जिस चीज में है वही चीज हमारे सामने होता है, हम ध्यान देंगे। तो दो कारक हो गए, कुछ व्यक्तिगत कारक हो गए, कुछ बाह्य कारक हो गए। क्वेश्चन कह रहा है आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है? तो रुचि क्या है बाबू? आंतरिक कारक है। लक्ष्य क्या है? आंतरिक कारक है। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य अलग अलग होता है, ठीक है ना। अभिवृत्ति भी क्या है? आंतरिक कारक है। तो व्यक्तिनिष्ठ या आंतरिक कारक कौन हो गए? निर्धारक कौन हो गए? तो रुचि, लक्ष्य या अभिवृत्ति। दूसरे ऑप्शन में अगर हम लोग देखें, उद्दीपक जो होता है भाव, ये बाह्य कारक होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। उद्दीपक, उसी के प्रति जो व्यक्ति क्रिया करेगा वो अनुक्रिया कहलाएगी। वस्तु भी क्या है? बाह्य कारक है, व्यक्ति के अंदर नहीं होती है, वस्तु बाहर होती है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। प्रकाश विवाह कारक, ध्वनि विवाह कारक, गंध विवाह कारक, ये भी बाह्य कारक हो गया। पुरस्कार विवाह, दंड विवाह, प्रोत्साहन विवाह, ये भी नहीं हो सकता। रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति व्यक्ति के अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ कारक होते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। आप लोग को अभी हम क्लास शुरू किए तभी बताएं बबुआ कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। तो गर्भावस्था से लेकर ये किशोरावस्था तक के अवस्थाओं में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या प्रक्रिया है, क्या क्या चेंजिंग आ रही है, उन सब चीजों का अध्ययन कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली चीज है कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन में ये भी दिखेगा कि शैशवावस्था से लेकर
किशोरावस्था तक नहीं, अगर गर्भावस्था दिया है वहां से किशोरावस्था तक तो अध्ययन गर्भावस्था से ही होता है, क्योंकि जन्म से पूर्व की 3 अवस्थाएं हैं, डिम्बावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था, उसका भी अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है ना। तो केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का नहीं भाई, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का नहीं, केवल बाल्यावस्था की नहीं भाई, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? ठीक है, तो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े में ये अगर अलग नहीं हो पाया तो इससे एक सिंड्रोम या एक कमी जो आती है उसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, बच्चे का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता, पुरुषों में भी हो सकता है, महिलाओं में भी हो सकता है। बच्चा भले ही बड़ा हो गया लेकिन उसका मस्तिष्क का विकास 8 से 9 वर्ष की बच्चे की तरह ही दिमाग रहेगा, देखने में मंगोलाइड रहेंगे, ओठ उभरे उभरे मोटे मोटे दिखेंगे, हाइट छोटी होगी। ये सब चीज़ें किस में आएंगी, तो ये डाउन सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। ठीक है ना, इस पर विस्तृत चर्चा आपकी जूलॉजी वाली मैम कर देंगे किसी क्लास में। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए, उसमें इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहला पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरी परंपरागत अवस्था और तीसरी है उत्तर परंपरागत अवस्था या पाश्चात्य पारंपरिक अवस्था। ठीक है ना। इसमें होता क्या है भाऊ कि बच्चे की नैतिकता किस तरह से आती है उसको इन्होंने 3 चरणों में बांट दिया है। अब प्रत्येक चरण को भी 2-3 चरण में बांटा है। ठीक है ना। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत अकेले अगर लिया जाए तो एक लेक्चर का है, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है कि नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। इन्होंने कहा कि पूर्व परंपरागत अवस्था जो होती है, पूर्व परंपरागत अवस्था, इस अवस्था में बच्चा में जो नैतिकता आती है, इस अवस्था में वो दूसरे के व्यवहार को देखकर आती है। ठीक है ना। और परंपरागत अवस्था और पाश्चात्य परंपरागत अवस्था, इन दोनों में दूसरे को देख के नहीं बल्कि अपने विवेक का भी प्रयोग करना शुरू कर देता है। फिर बाद में पाश्चात्य पारंपरिक अवस्था में इसको ये समझ में आ जाता है कि ये जो सामाजिक नियम है इसमें बदलाव संभव है, बदलाव किए जा सकते हैं। इस पूरे सिद्धांत को विस्तृत से हम लोग चर्चा एक अलग वीडियो में कर लेंगे। तो बाह्य कारकों द्वारा मतलब बाहर जो देख के सीख रहा है, दंड का प्रभाव देखेगा, पुरस्कार देखेगा, उस हिसाब से उसमें नैतिकता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज या ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु या शुक्राणु। देखो भाऊ, इसमें होता क्या है, देखो मान लो ये स्पर्म और ये ओवम, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? युग्मनज या जाइगोट। ठीक है ना, युग्मनज, युग्मनज, इसको जाइगोट कहते हैं, जाइगोट, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के बाद ये बन जाता है आपका ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद तब फिर ये जाके क्या बनता है, अ, तब भ्रूण का रूप लेता है। भ्रूण के बाद तब शिशु का जन्म हो जाता है। ठीक है ना। इस पूरी प्रक्रिया को ये पूछा कि कौन सा सही क्रम है, तो पहले अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे, उसके बाद निषेचन के प्रकाश के पश्चात जाइगोट यानी यूमनज का निर्माण करेंगे। फिर उसके बाद आपका ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होगा और फिर 4-5 दिन के बाद की अवस्था होती है ब्लास्टोसिस्ट। और फिर उसके बाद वो एक भ्रूण का रूप लेते हैं और फिर उसके बाद शिशु का जन्म हो जाता है। ठीक है। तो देखो पहले आप देखो अंडाणु और शुक्राणु सबसे पहले आएगा, किस ऑप्शन में दिख रहा है? पहले और तीसरे, पहले और चौथे में, मतलब सी वाले ऑप्शन में। उसके बाद युग्मनज, अंडाणु शुक्राणु के बाद युग्मनज यानी ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद तब ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद भ्रूण, उसके बाद शिशु का जन्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो भी लिखा हो। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का व्यक्तित्व किसके द्वारा दिया गया था? ये वर्गीकरण, ये क्वेश्चन शायद पिछले वर्ष ही पूछा था, 2014 में पूछा था, 16 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो भाऊ, ये व्यक्तित्व के वर्गीकरण है जिसको कार्ल यूंग
कार्ल युंग। कहीं कहीं बाबू आप लोग को किसी किसी किताब में जुंग देखने को मिलेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, इसकी स्पेलिंग जो होती है JYUNG। अब पढ़ने वाले, किताब लिखने वाले, यदि जे को साइलेंट पढ़े तो युंग लिख दिए, किसी दूसरे ने पढ़ते समय वाई को साइलेंट किया तो जुंग लिख दिया। तो चाहे कार्ल युंग कहे चाहे कार्ल जुंग कहे, इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भाग में बांटा। किसमें? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। उभयमुखी क्वेश्चन आपका क्या था? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयलिंगी व्यक्तित्व, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो कार्ल युंग के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, ये व्यक्तित्व का सिद्धांत है। अंतर्मुखी जो बहुत होते हैं वो घुरमुसाए जो इसको कहते हैं गांव देहात में, मतलब मने मन गुस्साते हैं, मुंह अपने कुछ बोलते हैं। वो आत्मनिष्ठ होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, अपने मतलब के लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। बहिर्मुखी जो होते हैं, जिसको गांव में भकभका कहा जाता है, बड़ा फकफका है आदमी, है ना, वो सहयोगी प्रकृति के होते हैं, सामाजिक होते हैं, समाज में हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं बहिर्मुखी वाले। उभयमुखी जो होते हैं, इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। किसी परिस्थिति में उभयमुखी अंतर्मुखी वाला गुण दिखाते हैं, तो किसी परिस्थिति में बहिर्मुखी वाला। तो ये कौन दिए थे? कार्ल जुंग। ठीक है, या चुंग आ गया है भाई, ये जुंग रहेगा। अगला है उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि का ये सोपान है? निगमन विधि, आगमन विधि, बहिर्दर्शन विधि या अंतर्दर्शन विधि? तो देखो बाबू, 2 विधियां सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। एक होती है आगमन विधि, आगमन विधि, और दूसरी आती है निगमन विधि। निगमन विधि, आगमन विधि में होता क्या है, उदाहरण से नियम की ओर बढ़ा जाता है, जबकि निगमन विधि में नियम दे दिया जाता है, नियम से उदाहरण की ओर। आप लोग देखे होंगे कक्षा 9 10th की मैथ में, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो कोई सिद्धांत दे दिया जाता था, कहा जाता था इसको निगमित कीजिए, मतलब फार्मूला आपको बना के दे दिया है। मान लो पाइथागोरस का सिद्धांत देख लो, जो कण का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, वो बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। मान लो इसी को दे दिया, कहा इसको निगमित कीजिए, मतलब नियम दे दिया है, आपको उदाहरण के माध्यम से इसको निगमित करना। यानी निगमन विधि में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर। इसका ठीक अपोजिट आगमन विधि होती है। आगमन में उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है, उदाहरण लिया जाता है, उदाहरण लेते 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 तो उसको नियम बना दिया जाता है। जैसे 20 का 10% क्या होगा, 20 का 10% ब्याज कितना होगा? ठीक है, 1 साल में 20% है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 3%, 3 साल में कितना हो जाएगा? ऐसे बताते बताते एक सूत्र का स्थापना कर दी जाए कि जो ब्याज होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा समय, समय बटा 100 होता है। मूलधन इतना है, दर इतना है, तो बटा 100 हो जाएगा। 1 साल का है तो गुणे 1, 2 साल है तो गुणे 2, वही समय गुणे बीच में आ जाता है फार्मूले में। ठीक है ना, मिला जुला के आगमन में उदाहरण से नियम, निगमन में नियम से उदाहरण। तो उदाहरण से नियम तक आने की बात कर रहा है, उदाहरण से नियम का मतलब कौन? आगमन विधि। सीधा सीधा काम खत्म। नियम भी समझ गए। अंतर्दर्शन विधि का मतलब ये व्यक्तित्व के पहचान की एक विधि है, जिसमें अंतर्दर्शन व्यक्ति के अंदर झांक कर देखा जाता है उसका व्यक्तित्व कैसा है। बहिर्दर्शन में व्यक्ति को बाहर से कुछ वस्तु दिखा के या तमाम तरीके हैं उसके माध्यम से उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण, यहाँ फिलर है, किसमें होता है? निगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि, आगमन विधि या बहिर्दर्शन विधि? तो ऑप्शन हमको लग रहा है गलत लग गया है ना। मूल्यों का आंतरिकीकरण करना है तो हो सकता है ये इदम में, ऑप्शन ए, इसको काट के पाओ, ऑप्शन ए बी सी डी आप खुद देख लो, वो गलती से टाइप हो गया होगा। इदम में, अहम में, परम अहम में, या तीसरा ऑप्शन कोई और कर लो, इनमें सभी में, सभी में कर लीजिए। तो मूल्यों का आंतरिकीकरण किसमें होता है? इसको इंग्लिश में कहेंगे इद, अहम को कहते हैं इंग्लिश में ईगो, परम अहम को कहते हैं सुपर ईगो, सुपर ईगो,
और सभी में का मतलब ऑल ऑफ एबव। तो इसके लिए हम लोग देते हैं सिगमंड फ्रायड का जो इन्होंने मन का विश्लेषण किया, मनोविश्लेषणवाद, उसमें इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए। ये है आपका अचेतन मन, अचेतन मन। ये है आपका अर्धचेतन मन, अर्धचेतन मन। और नीचे का जो हिस्सा बचा है ये थोड़ा सा दिख रहा है, इसको कहते हैं चेतन मन, चेतन मन भाव। इसमें हम लोग की मूल प्रवृत्तियां, संवेग, मूल प्रवृत्तियां, संवेग, असामाजिक कार्य, अमर्यादित कार्य, मतलब वो सारी चीज जो हम लोग अपने आनंद के लिए करते हैं वो सारी चीजें अचेतन मन में रहती हैं। इस वजह से कहा जाता है ये आनंद का नियम फॉलो करता है, आनंद का नियम। हमारे जो आनंद भरे भाव होते हैं वो सब अचेतन मन में होते हैं। अचेतन मन हम लोग कहाँ खोलते हैं, जब अकेले या अपने अनुकूल परिस्थितियां पाते हैं तब। दूसरा आता है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन कुछ नहीं करता है, बस ये आप लोग अगर देखो ये पूरा का पूरा 90% अचेतन मन, 10% चेतन मन। इन दोनों के बीच में समन्वय बना के रखता है कौन? समन्वय, समन्वय बना के रखता है आपका अर्धचेतन मन। ये दोनों आपस में मिलने ना पाए, ठीक है ना। अर्धचेतन मन ये वास्तविकता का ज्ञान कराता है, वास्तविकता का ज्ञान कराता है। तीसरा आता है चेतन मन, ये जो है ना ये नैतिकता, नैतिकता का नियम का फॉलो करता है। 10% में हम लोग की नैतिकता होती है, कोई भी चीज हम लोग सीखते हैं, कोई भी चीज चेतन मन में रखते हैं, फिर यहीं से हम लोग उठा के किस में डाल देते हैं? अचेतन मन में। फिर वापस यहीं से बात को वापस चेतन मन में लाना ही क्या करता है? स्मृति, ठीक है ना। अच्छा, इसकी गहराई अगणित होती है, असीमित गहराई कह सकते हैं। अरे भाई गलत दिखा रहा, असीमित, असीमित गहराई होती है इसकी, मतलब असीमित गहराई। हमारी सारी इच्छाएं इसी में होती हैं, इच्छाएं, इच्छाएं असीमित होती हैं, यानी अचेतन मन की गहराई असीमित है। चेतन मन जो है ना, अच्छा ये जन्मजात होते हैं बहुत, जो भी जन्म लिया है उसके अंदर जन्मजात होते हैं, जो भी जन्म लिया है उसके अंदर इच्छाएं होंगी, इच्छाएं कितना होंगी? असीमित होंगी। असामाजिकता जो भी जन्म लिया है उसके अंदर हो सकती है। चेतन मन जो है ना ये अर्जित होता है, सीखता है। तो ये 3 मन है। मन का विश्लेषण किसने किया? सिगमंड फ्रायड ने। 3 प्रकार बताए, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इन्होंने बताया कि प्रत्येक मन से व्यक्ति का एक व्यक्तित्व भी जुड़ा होता है, एक पर्सनालिटी जुड़ी होती है। इससे जो जुड़ा होता है चेतन मन से वो होता है ईद, ईद जिसको इंग्लिश में कहते हैं इदम, हिंदी में कहते हैं इदम। अर्धचेतन मन जो वास्तविकता का निर्माण करता है इससे जुड़ा होता है अहम, व्यक्ति के अहम वाला जो पर्सनालिटी या व्यक्तित्व जुड़ा होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ईगो। अनैतिकता वाला जो है इसको कहते हैं सुपर ईगो या परम अहम। अब देखो हमारे में अंदर असीमित असामाजिक इच्छाएं हैं, ये चेतन मन में नैतिकता की भाव है। उन दोनों के बीच में जो समन्वय बना के रखता है वो कौन रखता है? अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन से जुड़ा है ईगो। कोई बात किसी को कोई कह देता है तो कहते हैं कि देख रहे हो कितना ईगो पे ले रहा है। ईगो पे नहीं ले रहा है, वो वास्तविकता का ज्ञान उसको जल्दी हो जा रहा है। जो पागल होते हैं ना उनका ये अर्धचेतन मन डिस्टर्ब हो जाता है। अब जैसे ही डिस्टर्ब हुआ कि जो नैतिकता है, आनंद का नियम, दोनों आपस में मिक्स हो गए और पगला को पता नहीं हमको कहाँ सामाजिक काम करना है, कहाँ असामाजिक काम करना है। वैसे उघारे घूमने लगता है रोड पे, चाहे जहाँ गाली देना शुरू कर देता है। कहीं थोड़ा किसी का डेथ हुआ है तो यहाँ के हंसने लगता है, क्यों? क्योंकि उसको वास्तविकता का ज्ञान हो ही नहीं रहा है, उसका अधचेतन मन गड़बड़ हो चुका है, ठीक है ना। हम लोग के अंदर सब ठीक ठाक है, तो हम लोग को पता है कि यहाँ कहाँ आराम से रहना है नैतिकता के साथ और कहाँ जाके हुड़दंगई करना है, ठीक है ना, वास्तविकता का नियम। तो ईगो जिसके अंदर होता है, कहते हैं बड़ा ईगो हो गया है, वो ईगो नहीं है, उसको वास्तविकता का ज्ञान बड़ा जल्दी हो जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछा है आपका कि नैतिकता या मूल्यों का एकांतरीकरण कहाँ होता है बाबू? तो इस चेतन मन में होता है, चेतन मन में जो कि जुड़ा होता है सुपर ईगो से या परम अहम में। अब तो आप लोग जान गए होंगे कि इसका आंसर क्या जाएगा। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किसमें होता है? तो इदम में, अहम में, परम अहम में या सभी में? तो वह उसका जो होता है परम अहम, सुपर ईगो में उसका एकांतरीकरण होता है नैतिकता का। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात सिगमंड फ्रायड जी ने कहा, कोई बुरा नहीं मानना भाई। इन्होंने कहा कि मैंने
अपने 25 साल के अनुभव में ये खोजने का प्रयास किया कि महिलाएं क्या चाहती हैं, लेकिन 25 साल रिसर्च करने के बाद भी इस बात का पता लगाने में असमर्थ रहा कि महिलाएं क्या चाहती हैं। ठीक है ना? ये रियल बात है कि सिगमंड फ्रायड अपना मन का विश्लेषण किए, अब 25 साल पूरा दिए और उसमें इन्होंने जानने का प्रयास किया कि महिलाएं क्या चाहती हैं, और मन का विश्लेषण करने के बाद भी असफल हो गए कि महिलाएं क्या चाहती हैं। महिलाओं का जो मन करेगा वही चाहेंगी, कुछ निश्चित नहीं होता। चलो अगला क्वेश्चन आपका, व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना दूं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में किसने ये कहा है कि तुम मुझे एक नवजात शिशु दे दो, एक छोट मोट लड़का दे दो, और उसे आप जो कहो डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी आप कहिए मैं उसे बना सकता हूँ। तो व्यवहारवादियों में सबसे प्रबल जो सबसे पहले नाम आता है वाटसन महोदय का, जॉन ब्रोडस वाटसन। व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं वाटसन। और वाटसन महोदय ही कहते हैं कि आप मुझे एक शिशु दो और आप उसे जो कुछ कहोगे मैं उसे बना सकता हूँ, यहाँ तक कि उसे एक चोर भी बना सकता हूँ। अगला है, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? हाँ फिलर है बाबू। किसकी प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता की, उद्दीपन की उपादेयता की, उद्दीपन की विश्वसनीयता की, या उद्दीपन की सक्रियता की? ध्यान आकर्षित करने के लिए किसकी भूमिका प्रमुख रूप से होती है? तो देखो बाबू, ध्यान आकर्षित करने में उद्दीपन जितना तेज होगा, जितना तगड़ा होगा, उतना ध्यान हम लोग का ज्यादा जाएगा। अरे ऐसे ही देखो ना, यदि आप लेटे हुए हो या बैठे हुए हो, कोई दूर से आपके चेहरे पे मोबाइल का लाइट का फ्लैश जलाया तो आपका ध्यान उतना तेज नहीं जाएगा। अब कोई वहीं बैठ के मार दिया लमका फोकस वाला आपकी अखिया पे, ध्यान से बैठी जला दिया, तब तुरंत चकपका जाएंगे, ध्यान चला जाएगा। यानी उद्दीपन जितना तीव्र रहेगा उतना ध्यान आकर्षित करेगा। यही रीजन है कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, आप लोग देखो हाईवे के किनारे, बड़े से बड़ा सोचेंगे पूरा बिल्डिंगिया पे हम अपना पोस्टर लटका दें। क्यों? क्योंकि उद्दीपन जितना तीव्र रहेगा ध्यान उतना ही आकर्षित होगा, लोग हमारी तरफ उतना ही खींच जाएंगे। तो ध्यान आकर्षित होने में प्रमुख भूमिका होती है उद्दीपन की तीव्रता। ठीक है ना? सक्रिय होना भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है? तीव्रता। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला, शिक्षण, समदृष्टि, सहानुभूति या प्रेरणा? छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की जो कला है बाबू, वो है प्रेरणा, मोटिवेशन। बच्चों में मोटिवेशन के द्वारा रुचि उत्पन्न की जा सकती है। 2021 के यूपी टेट के क्वेश्चन के प्रश्न पेपर में एक क्वेश्चन आ गया था कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे बाबू कि अभिप्रेरणा भी है, रुचि भी है, पाठ्यक्रम भी है, दुका दुका सब है। अब प्रभावित करने वाले कारक में बाबू रुचि का भी आ गया और प्रेरणा भी आ गया। अब इन दोनों में से किसको मारा जाए, ये भी दिक्कत हो गई। ठीक है ना? कुछ लोग रुचि को मारे क्योंकि पढ़े थे कि भाई रुचि प्रभावित करती है अधिगम को, सीखने को। प्रेरणा भी प्रभावित करती है, लेकिन इन दोनों में से अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो रुचि आती है ना, रुचि मोटिवेशन से ही आती है। यानी सबसे पहली भूमिका होती है अभिप्रेरणा की, यानी प्रेरणा की, और उसके बाद तब नंबर आता है रुचि का। व्यक्ति जिस दिशा में अभिप्रेरित होता है, रुचि भी उसी के पीछे पीछे चलती है। ये भी ध्यान रखने की बात है। ठीक है ना? क्वेश्चन फंसा था, फिर बाद में मोटिवेशन को ही माना गया था कि यही सही आंसर होगा। फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रायड के अनुसार ये पूछा है कि विस्मरण समय आप देखोगे विस्मरण कहते हैं कि असफलता, विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ, यानी विस्मरण की परिभाषा क्या दी है? सबसे पहले विस्मरण होता क्या बाबू, अभी को बताए हम कि विस्मरण, यहीं पे समझ लेते हैं। विस्मरण जो होता है आप लोग का, चेतन मन से चीजें जो अचेतन मन में चली जाती हैं। देखो कुछ भी अगर हम नया ज्ञान ले रहे हैं तो चेतन मन से कुछ दिन तक हम लोग के दिमाग में रहा, और फिर यहाँ से निकल के वो चेतन मन से निकल के अचेतन मन में चला जाता है, क्योंकि इसकी गहराई जो है ना असीमित है।
असीमित गहराई है, उससे हम लोग ठेलते भूल जाते हैं। समय आने पे फिर वापस वहां से उठा के बुला लेते हैं, अच्छा तुम ही हो फलाने। जब व्यक्ति अचेतन मन से चेतन मन में सूचनाओं को लाने में असमर्थ होता है तो उसी को कहते हैं विस्मृति, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, विस्मृति। लेकिन इसको अपने भाषा में फ्रायड महोदय कहते हैं कि विस्मरण क्या है, तो विस्मरण को इन्होंने कहते हैं कि अपने अनुभवों को अपनी स्मृति से अलग कर देना ही क्या है, विस्मरण है। किसी कथन में अनुभव देखने को मिला था भाई, इनका कीवर्ड है अनुभव। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। इनका कहना कि हम लोग हर एक चीज विस्मृत नहीं करते हैं, जो दुखद अनुभव हैं उन्हीं को हम लोग दिमाग से अलग करते हैं, और वही क्या कहलाता है, विस्मरण। तो इनका कथन यही जाएगा, सीधा कोटेशन का, कोटेशन में कोई लॉजिक नहीं होता, कुछ समझना नहीं होता, जो कहें वही रखना होता है, बस उनके परिभाषा के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वही हम लोग को याद होना चाहिए। अगला है SOR स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, वाटसन, कोफका, कोहलर। आप लोग को पता होगा कि वाटसन जो है व्यवहारवाद के जनक हैं, व्यवहारवाद के जनक। कोफका और कोहलर जो है वो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है, संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक होने। देखो SOR स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, इसका प्रतिपादन जो किया था ना वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक एक है, उनका नाम है वुडवर्थ, रॉबर्ट वुडवर्थ, रॉबर्ट वुडवर्थ। इन्होंने ही ये SOR स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, जो आपका पॉलो का सिद्धांत है, उसी को थोड़ा मॉडिफाइड करके सन 2010 में और विस्तृत रूप दे के अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये जाएगा रॉबर्ट वुडवर्थ, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है, तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी, डी फॉर दिल्ली वाला। अगला क्या है इसका, अगला वह मापनी जिसमें जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ, समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। तो देखो बाबू, इसको हम लोग मापनी में पढ़ेंगे, मापनी कितने प्रकार की होती है। तो अंतराल मापनी के समस्त गुण, परम शून्य भी हो सकता है, मतलब उसमें कुछ ऐड हो जाए। तो मापनी 4 प्रकार की होती है, चारों नाम यहाँ दिया है, अनुपात मापनी, अंतराल मापनी, क्रम सूचक मापनी और नामित मापनी। ये उसी अनुपात में दिया भी है इसे, ठीक है ना। पहले इसका नाम आता है, फिर इसका नाम आता है, फिर इसका आता है, फिर इसका आता है। नामित मापनी, नामित मापनी में होता क्या है, किसी भी मापन को हम लोग कोडिंग में नाम दे देते हैं और फिर उसी से बुला देते हैं, नामित मापनी। कक्षा में देखे नहीं हो, पहले हम लोग का नाम लिखा होता था, लेकिन जब बुलाना होता तो उसको कोडिंग करके बुलाते थे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, और लोग हम लोग अपना रोल नंबर लिख लेते थे। क्या थी, नामित मापनी थी। मापनी का एक बहुत बड़ा पूरा चैप्टर है, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। खैर जो इसका आंसर जाएगा वो है अनुपात मापनी। इसके अंतर्गत अंतराल मापनी के सारे गुण आ जाते हैं, उसके साथ साथ परम शून्य भी इसमें मिल जाता है हम लोग को, ठीक है ना। ये रहे आप लोग के पूरे यूपी टेट फरवरी 2016 में जो हुआ था उसके 30 के 30 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, और प्रत्येक प्रश्न के साथ साथ थ्योरी भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। और सेशन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो मन करे सब कर दो। और बाकी का अगले ईयर का हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। धन्यवाद।